जनवरी महीने के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं जहां से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि इसी महीने में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है उसका आयोजन किया गया है। पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी दिए गए हैं जो कि फिल्मों में दिए जाते हैं। इसके अलावा इसी महीने में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है। इसके अलावा पहली बार T20 का वर्ल्ड कप हुआ है अंडर 19 वुमेन्स के लिए। इसके अलावा 3 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि आप सभी जानते हैं लद्दाख में है और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पर पहली बार किसी महिला अधिकारी को तैनात किया गया है और उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो होशंगाबाद रेलवे स्टेशन है अब इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। इससे पहले मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है उसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम किया गया था और अब यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है होशंगाबाद रेलवे स्टेशन उसका नाम बदलकर कर दिया गया है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है साइक्लोन 1 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हाल ही में साइक्लोन नाम से युद्ध अभ्यास पहली बार हुआ है और ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भारत का मिस्र के साथ में पहला युद्ध अभ्यास था जिसका नाम रखा गया है साइक्लोन। तो अभी इसका जो पहला संस्करण हुआ है ये भारत में ही हुआ था। राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। तो स्थान का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन 1 अभ्यास भारत और मिस्र की आर्मी के बीच में हुआ है। 3 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के अंदर संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो संविधान पार्क जो है ये बनाया गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो जयपुर जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर संविधान पार्क बनाया गया है, यानी कि लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए ये पार्क बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार आइलैंड के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 21। दरअसल भारत के अंदर जो देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र वो आज तक 21 जवानों को दिया गया है। तो उन्हीं 21 जवानों के नाम पर अंडमान निकोबार आइलैंड के 21 द्वीपों का नाम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी आइलैंड्स को जिनका नाम भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। फिर ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। आपको बताना है कि 1 जनवरी 2023 से रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी, इनसे पहले थे VK त्रिपाठी लेकिन अब बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर के अंदर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बनाया गया है ओडिशा के राउरकेला में। और ये जो स्टेडियम है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है क्योंकि इसमें 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनाया गया है ओडिशा के राउरकेला में और इसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। हाल ही में जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है वो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के अंदर भी आयोजित किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। 1 जनवरी 2023 से इस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है। तो यूरो करेंसी को हाल ही में क्रोएशिया देश ने अपना लिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इससे पहले क्रोएशिया की जो करेंसी थी वो थी कूना, लेकिन अब इस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है और इस तरीके से क्रोएशिया जो है ये यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है। ये वो देश हैं जिनमें यूरो करेंसी प्राथमिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा क्रोएशिया जो है ये शेंजेन क्षेत्र में भी अब शामिल हो गया है। शेंजेन क्षेत्र यूरोप का वो रीजन है जहां पर एक दूसरे देश के अंदर जाने पर कोई भी ना वीजा लगता है ना ही कोई पासपोर्ट। तो शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने वाला क्रोएशिया जो है ये 27वां देश बन गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के अंदर एक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है जिसकी क्षमता होगी 1000 मेगावाट, और हाल ही में इसी की आधारशिला रखी है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसने अपनी नवीनतम पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो अंबेडकर ए लाइफ नाम की जो बुक है ये भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है, और इसको लिखा है कांग्रेस नेता शशि थरूर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। शशि थरूर की नई बुक का नाम है अंबेडकर ए लाइफ। हाल ही में किस राज्य ने अपने जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो जगह मिशन क्या है? जगह मिशन ओडिशा राज्य सरकार का मिशन है जिसके तहत ओडिशा के अंदर जो शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की झुग्गियां हैं उनको रहने योग्य घरों में बदला जा रहा है। तो जगह मिशन ओडिशा सरकार का मिशन है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ओडिशा राज्य को स्लम फ्री स्टेट बनाना है। तो ओडिशा के इसी मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला जो दुनिया का सबसे पहला देश था वो था जर्मनी, जिसने पिछले साल सितंबर महीने में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी। और अभी दूसरा कंट्री बन गया है चाइना। तो क्योंकि चाइना एशिया में है, इस तरीके से चाइना जो है वो एशिया का पहला कंट्री है जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की है। यहाँ पर आप इस ट्रेन को देख भी सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन पर चलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत भी इस तरह की योजना बना रहा है। जल्द ही भारत के अंदर भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की जाएगी। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। आपको बताना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के Q1 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इस बार की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो है जापान का, लेकिन भारत के पासपोर्ट को यहाँ पर रैंकिंग दी गई है 85वीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया भर के जो पासपोर्ट्स हैं उनको रैंकिंग दी गई है इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसमें जो मेन चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है तो वो आपको बताना है जापान। सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है तो वो देश है अफगानिस्तान। भारत के पासपोर्ट को कौन सी रैंकिंग दी गई है तो भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 85th। और इसको जारी किसने किया है? जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स नाम की संस्था ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नदी के ऊपर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज जो है ये बनाया गया है चीनाब नदी के ऊपर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चीनाब नदी के ऊपर ये जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिले के अंदर बनाया गया है और इसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को साल 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा साल 2022 के लिए जो सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है वो है ओडिशा के अंदर। ओडिशा के गंजम जिले में एक पुलिस स्टेशन है आस्का पुलिस स्टेशन, जिसको पूरे देश का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है? तो इस बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो होती है उसका 108वां संस्करण हुआ है और ये नागपुर में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थीम रखी गई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। हाल ही में असम सरकार ने राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि असम वैभव से किसे सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो असम वैभव जो सम्मान है ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये साल 2023 के लिए दिया जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को, क्योंकि इन्होंने असम राज्य के अंदर कैंसर देखभाल क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसी के चलते इनको असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की अनाउंसमेंट की है। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के व्यक्ति मनप्रीत मोनिका सिंह को
पहली महिला सिख जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस राज्य के अंदर दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया है? तो नारंगी रंग का चमगादड़ हाल ही में देखा गया है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो नारंगी रंग का ये जो चमगादड़ है ये अब तक भारत में 7 से 8 बार ही देखा गया है। हाल ही में इसको छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर देखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत दिया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये साल भर में टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनमें से पहला टूर्नामेंट होता है। तो अभी इसके पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और आज के समय ये विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने फाइनल में स्टेफानोस सिसिपास को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। तो विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और उप विजेता बने हैं स्टेफानोस सिसिपास जो कि ग्रीस यानी कि यूनान के हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल के विजेता के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? महिला एकल को जीता है आरियाना शबालेंका ने। आरियाना शबालेंका जो है ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की विजेता हैं बेलारूस की आरियाना शबालेंका। जबकि इन्होंने किसको हराकर जीता है? तो इन्होंने एलेना रायबकीना को हराया है जो कि कजाकिस्तान की हैं। कौन सी भारतीय जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स में उप विजेता रही है? तो इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर जो मिक्स्ड डबल्स इवेंट हुआ था उसमें एक भारतीय जोड़ी ने फाइनल में एंटर किया था। हालांकि वो फाइनल जीत नहीं पाए जिसके चलते वो उप विजेता रहे। तो इस जोड़ी में शामिल थे सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनल में इनको किन्होंने हराया था? इनको हराया था ब्राजील की टीम ने, यानी कि लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने इनको हराया था। तो ये इस इवेंट के विजेता रहे थे, जबकि उप विजेता रही है भारतीय जोड़ी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नीलगिरी तहार के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार शुरू किया है? तो नीलगिरी तहार जो है ये एक जंगली बकरी होती है जो कि नीलगिरी पर्वत और भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। तो वैसे ये तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य का स्टेट एनिमल भी है और तमिलनाडु ने ही इसको बचाने के लिए नीलगिरी तहार नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संस्था को चुना गया है? ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार होता है ये भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो इस बार ये संस्थागत श्रेणी में ही दिया गया है और 2 संस्थानों को विजेता के रूप में चुना गया है। उनमें से एक है लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है और दूसरा है ओडिशा राज्य का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ओडिशा राज्य की, उसको भी चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों को। और ये जो पुरस्कार होता है ये हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती यानी कि 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है। इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती मनाई गई है और इनकी जो जयंती है वो आप सभी जानते हैं कि उसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे इस बार पराक्रम दिवस पर कई सारी चीजें हुई हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। भारत ने किस वर्ष तक लसीका फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो लसीका फाइलेरिया जो रोग होता है इसको आम भाषा में हाथी पाँव कहा जाता है और ये संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। तो इसको समाप्त करने का जो भारत ने टारगेट सेट किया है वो है 2027 तक इसको भारत से एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारत में जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि पुरुषों के लिए पुरुषों का चयन करती है, पुरुष क्रिकेटर्स का, तो उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं चेतन शर्मा। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी 2023 के महीने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। तो ज़्यादा नियुक्तियां इस महीने में नहीं हुई हैं, बहुत ही आसानी से आप इनको याद कर पाएंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। आपको पता होगा इससे पहले ये बीएसएफ के महानिदेशक थे,
लेकिन अब इनको भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा। एक्चुअल में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, जून 2024 तक ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं कुलदीप सिंह पठानिया। यहाँ पर कुछ समय पहले चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो यहाँ के नए विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं कुलदीप सिंह पठानिया। इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि भारत का एक सरकारी बैंक है, तो इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया चेतन शर्मा। तो ये इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। आगे मैं आपको इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी मैं आपको एक साथ बताऊंगा। फिर ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को अमेरिका के IACP अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। तो निजात अभियान जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर चलाया गया था। छत्तीसगढ़ के अंदर जो राजनांदगांव जिला है, राजनांदगांव जिला जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर इस नशा विरोधी अभियान को चलाया गया था, जिसके लिए IACP अवार्ड 2022 से इसको सम्मानित किया गया है। 1 जनवरी 2023 से लूला डी सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो लूला डी सिल्वा जो है ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति थे जेयर बोल्सोनारो, लेकिन अब यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लूला डी सिल्वा। झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट के निर्माणाधीन बिजली संयंत्र से किस देश को बिजली आपूर्ति की जाएगी। तो झारखंड राज्य के गोड्डा में एक पावर प्लांट बनाया गया है 1600 मेगावाट का। यहाँ पर जो बिजली उत्पादन किया जाएगा वो बांग्लादेश को भेज दी जाएगी, यानी कि इस पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई की जाएगी और उसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन भी बनाई गई है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पावर प्लांट को किसने स्थापित किया है, तो अडानी पावर लिमिटेड ने इस पावर प्लांट को स्थापित किया है झारखंड के गोड्डा में। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो अभी यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। इस बार की रिपब्लिक डे परेड में टोटल 23 झांकियां शामिल की गई थी, जिसमें से 17 भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थी और बाकी जो 6 झांकियां थी वो भारत के केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की थी। तो जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां थी उसमें सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड जीता है उत्तराखंड की झांकी ने। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। और यहीं पर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां थी उनमें सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड जीता है जनजातीय मंत्रालय की झांकी ने। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां थी उसमें सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड किसने जीता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पर मैंने सभी महत्वपूर्ण अवार्ड्स को लिख दिया है जो कि इस बार की रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड राज्यों में किसको दिया गया है, उत्तराखंड को। सेकेंड प्लेस पर रहा है महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की जो झांकियां थी उसमें सबसे बेस्ट झांकी बनी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी। तीनों सेनाओं के बीच में जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल रहा वो था पंजाब रेजिमेंट सेंटर की टुकड़ी। और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनमें सबसे बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी रही CRPF की। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो इस बार के रिपब्लिक डे के अवसर पर जो मिस्र के मौजूदा राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको भारत ने इनवाइट किया था और ये पहली बार था जब मिस्र के राष्ट्रपति को भारत ने रिपब्लिक डे परेड के लिए इनवाइट किया था। जो हमारा आंसर होगा मिस्र। फिर इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में इनमें से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मिस्र। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उनके साथ में मिस्र का एक मार्चिंग दल भी आया था, एक सैन्य दल भी आया था जिसने इस बार के रिपब्लिक डे परेड के अंदर हिस्सा लिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने मेरी वीकली वीडियोस को देखा होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के बारे में बराबर मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो इस बार की रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर पहली बार पारंपरिक रूप से जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है वो पहली बार मेड इन इंडिया तोप से दी गई है। आपको इस तोप का नाम बताना है।
तो पहले क्या होता था, जो परेड के अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती थी वो ब्रिटिश जमाने की 25 पाउंडर फील्ड गन से दी जाती थी। लेकिन इस बार इसको चेंज करके मेड इन इंडिया गन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है 105 mm इंडियन फील्ड गन। तो ये आपको ध्यान रखना है, 105 mm इंडियन फील्ड गन। यहाँ पर मैं आपको दोनों की फोटोज दिखाता हूँ। 25 पाउंडर फील्ड गन पहले इस्तेमाल होती थी, जिसको ब्रिटेन ने बनाया था, लेकिन अब भारत ने इसको हटा दिया है और पहली बार मेड इन इंडिया गन का इस्तेमाल किया गया 21 तोपों की सलामी देने के लिए, जिसका नाम है 105 mm इंडियन फील्ड गन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा स्थितियों का ध्यान रखते हुए किस बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास किया है? तो इस बार के रिपब्लिक डे के अवसर पर सुरक्षा स्थितियों का ध्यान में रखते हुए ऑप्स अलर्ट नाम का अभ्यास किया है सीमा सुरक्षा बल ने। ये बेसिकली भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर इसको आयोजित किया गया था, ताकि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की जो घुसपैठ है वो ना हो सके। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑप्स अलर्ट अभ्यास को किया है बीएसएफ ने। 19 जनवरी 2023 को किस भाषा के जाने माने कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है? तो नीलमणि फुकन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इनको साल 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार होता है। लेकिन हाल ही में इनकी डेथ हो गई है और यहाँ पर यही पूछा गया है कि ये किस भाषा के कवि थे? ये असमिया भाषा के जाने माने कवि थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो वरुण नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। इसमें दोनों देशों की जो नेवी है वो एक साथ हिस्सा लेती हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, इस बार इसका जो 21वां संस्करण हुआ है ये भारत के अंदर ही आयोजित किया गया है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया था। बेसिकली गोवा का जो समुद्र तट है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो पेंटावैलेंट वैक्सीन जो होती हैं ये 5 अलग अलग रोगों के लिए एक ही वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। तो इस वैक्सीन की 12,500 डोजेस भारत गिफ्ट करेगा क्यूबा देश को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन बी। जो क्यूबा देश है ये एक कैरेबियाई देश है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, और इसकी राजधानी है हवाना। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं जो भी ज़रूरी होगा क्वेश्चन के अंदर वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है दिल्ली को। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है, और फिर तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। अब ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। ये हो सकता है लगे आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका कारण है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 के अंदर किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो शतरंज के अंदर 2 तरह की चैंपियनशिप होती है, एक रैपिड चैंपियनशिप और दूसरा ब्लिट्ज। तो अभी जो इसकी ब्लिट्ज चैंपियनशिप हुई है वर्ल्ड लेवल पर, इसमें भारत की एक खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है और इनका नाम है कोनेरू हम्पी। और इस तरीके से इस पूरे आज तक के इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो भारत की कोनेरू हम्पी ने तो यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन इस टूर्नामेंट की चैंपियन कौन थी, यानी कि नंबर 1 पर कौन आई? तो नंबर 1 पर थी कजाकिस्तान की बिबिसारा आसोबायेव। तो इस तरीके से ये इस बार की ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में महिलाओं के इवेंट में चैंपियन बनी है, और पुरुषों की तरफ से चैंपियन है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर जो कि एक लोक गायिका हैं, इनको भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य का स्टेट आइकन बनाया है। तो ये बिहार में जो मतदाता हैं उनको जागरूक करेंगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि शम्मेद शिखर जी जैन तीर्थ स्थल इनमें से किस शहर के अंदर स्थित है, क्योंकि ये हाल ही में खबरों में रहा। तो शम्मेद शिखर जी जैन तीर्थ स्थल जो है ये जैन कम्युनिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थ स्थल है। ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
झारखंड के गिरिडीह जिले में जो पारसनाथ पहाड़ी है यहीं पर ये लोकेटेड है। ये हाल ही में विवादों के चलते चर्चा में रहा, क्योंकि झारखंड की जो राज्य सरकार है उसने इसको पर्यटन स्थल डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद देश भर में जैन कम्युनिटी ने इसका विरोध किया, क्योंकि अगर इसको पर्यटन स्थल डिक्लेयर किया जाता है तो इसकी जो पवित्रता है वो बनी नहीं रह पाएगी। तो इसी कारण से ये हाल ही में न्यूज में रहा। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इस सब के बाद केंद्र सरकार ने यहाँ पर किसी भी तरह की टूरिस्ट एक्टिविटी को बैन कर दिया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित मणि प्रसाद का निधन हो गया है। ये किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित मणि प्रसाद जो कि भारत के एक मशहूर क्लासिकल सिंगर थे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है और ये किराना घराने से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी 2023 के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनके डेथ हो गई और उनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण का निधन हो गया है। ये भारत के पूर्व लॉ मिनिस्टर थे। 1977 से लेकर के 1979 तक मोरारजी देसाई के मंत्रालय में ये भारत के कानून मंत्री थे। ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नबा किशोर दास की हाल ही में डेथ हो गई है। बेसिकली एक कार्यक्रम के दौरान इनको किसी ने गोली मार दी और इनकी डेथ हो गई। राजामुंदरी से पूर्व लोकसभा सांसद और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री जमुना का निधन हो गया है। जो एक्ट्रेस जमुना है, इन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार और प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है। तो बालकृष्ण दोषी भारत के एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट थे और इनको वास्तुकला में यानी कि आर्किटेक्चर का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, प्रित्जर अवार्ड, ये मिला था इनको साल 2018 में। और इस तरीके से प्रित्जर अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय भी थे। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। आपको बता दूं कि इसी साल यानी कि 2023 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन, जिनको सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता था, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थी। इनकी उम्र थी 118 वर्ष। तो अभी इनकी डेथ हो गई है। ये कौन से देश से हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये फ्रांस की थी। असमिया भाषा के जाने माने कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये असमिया भाषा के कवि थे और इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि भारत के मशहूर क्लासिकल सिंगर पंडित मणि प्रसाद का निधन हो गया है, जो कि किराना घराने से बिलोंग करते थे। और आखिर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। ये भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है उसके ये पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अब यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय किस शहर के अंदर स्थापित किया गया है? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ा सा यूनिक हो, वो एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दुनिया में पहली बार ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ताड़ के पत्तों के ऊपर जो जानकारी है वो लिखी गई है और फिर उसको इस म्यूजियम के अंदर रखा गया है। तो ये दुनिया में पहली बार हुआ है। और यहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि इसको हाथों से लिखा गया है। तो इस तरह का ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है, जो कि केरल की राजधानी है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। आपको बता दूं कि इस म्यूजियम को बनाने में 1.5 करोड़ ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया गया है। 5 जनवरी 2023 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों याद रखना है आपको कि नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये बनाया गया है मोहाली, पंजाब के अंदर। पंजाब के मोहाली में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जनवरी 2023 में इनमें से किस कंट्री ने एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाल लिया है? ये जो एशिया प्रशांत डाक संघ है इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर है और भारत ने अब इसकी लीडरशिप संभाल ली है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा 2023 के अंदर शंघाई सहयोग संगठन जो है उसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। G20 जो ग्रुप है उसकी अध्यक्षता भी भारत के पास है और अभी 4 सालों के लिए भारत को एशिया पैसिफिक जो पोस्टल यूनियन है उसके अध्यक्ष भी बना दिया गया है।
फिर ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने इस संस्था का नेतृत्व अब संभाल लिया है, तो इसके महासचिव कौन बने हैं, वो हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। पिछली पिक्चर के अंदर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, जिनको एशिया प्रशांत डाक संघ का महासचिव बनाया गया है टोटल 4 सालों के लिए। हाल ही में किस कंट्री ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। यानी कि जो हनी बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, उनके लिए दुनिया का पहला टीका किस देश ने विकसित किया है, तो ये देश है अमेरिका। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक होती है वो हर साल एक ही जगह पर होती है, और वो जगह है दावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक होती है। इस बार इसका 53वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स ने हिस्सा लिया और कई सारे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बार के सम्मेलन की थीम रखी गई है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी कि विभाजित विश्व में सहयोग। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर क्या है। तो भारत के अंदर कुछ लघु बचत योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, जिस पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ % उस पर ब्याज मिलता है। तो उसी तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, इस पर पहले 7.6% ब्याज मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 8%। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए, यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च महीने के लिए जो रेट्स में चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस पर पहले 7.6 था, अब इसको बढ़ाकर के 8% कर दिया गया है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र पर 7% से बढ़ाकर के 7.2% कर दिया गया है। तो इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर की यात्रा किसने लिखी है। तो जादूनामा नाम की ये जो बुक है, ये भारत के मशहूर कवि, लेखक और गीतकार जावेद अख्तर के बारे में है, और इस बुक को लिखा है अरविंद मंडलोई ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में 7 जनवरी 2023 से किस राज्य के अंदर जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। बिहार राज्य के अंदर पहली बार जातिगत सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। ये 7 जनवरी को शुरू हुआ है और 31 मई तक चलेगा। टोटल 2 चरणों में इस दौरान जातिगत सर्वेक्षण जो है बिहार में वो आयोजित किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो होता है, ये दुनिया भर में जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको एकजुट करने का एक जरिया होता है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दूं कि इस इवेंट का उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी थीम रखी गई है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज ग्रोथ इन अमृतकाल। हाल ही में किस देश के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, इनको प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया था। तो इसमें चीफ गेस्ट कौन था, इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे गुयाना के राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो इन्हीं को इस इवेंट के समापन के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बन गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हाल ही में केरल राज्य को पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग राज्य डिक्लेयर किया है। तो सही उत्तर है केरल। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए का स्मारक सिक्का किसने जारी किया है। तो यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का कॉइन जारी किया है, एक स्मारक सिक्का जारी किया है, क्योंकि एनसीसी की स्थापना के इस साल 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में
किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस बार के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में, फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो हाल ही में अमेरिका के अंदर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 प्रेजेंट किए गए। ये इसका 80वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें बेस्ट फिल्म इन ड्रामा यानी कि ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द फेबलमैन्स ने। द फेबलमैन्स मूवी ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे स्टीवन स्पीलबर्ग। इसी फिल्म यानी कि द फेबलमैन्स के जो डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है ऑस्टिन बटलर को, जो कि एक अमेरिकी अभिनेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है ऑस्ट्रेलिया की केट ब्लैंचेट ने। फिर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म रही पिनोकियो। और बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म, जिसमें भारत की RRR मूवी को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इस कैटेगरी में जीता है अर्जेंटीना 1985 ने, जो कि अर्जेंटीना के इतिहास पर बनी एक फिल्म है। फिर सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है नाटू नाटू ने, जो कि भारत का सॉन्ग है और ये RRR मूवी के अंदर फिल्माया गया है। तो भारत के रेस्पेक्ट में आपको याद रखना है कि इस बार के 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर भारत की जो RRR मूवी है उसको 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को, जिसने जीता है, जबकि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म या फिर बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म के कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसमें ये जीत नहीं पाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है? सही उत्तर होगा नाटू नाटू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सॉन्ग के जो कंपोजर हैं MM कीरावानी, उन्होंने अवार्ड को रिसीव किया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC ने किस मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है ये भारत की एक सरकारी कंपनी है जो कि इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसने हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के लिए थीम जारी की है, जो कि है, तो थीम आपको बतानी है इस बार के नेशनल साइंस डे की। तो नेशनल साइंस डे जो कि हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार की थीम होगी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि 25 जनवरी 2023 को किस देश में अमेरिकी सैन्य बलों के द्वारा ISIS का क्षेत्रीय सरगना बिलाल अल सुडानी मारा गया है। बिलाल अल सुडानी जो है ये सोमालिया जो अफ्रीकी देश है, यहाँ पर ISIS आतंकवादी संगठन का एक सदस्य था और इसको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने मार दिया है। तो सोमालिया में ये था, ये आपको याद रखना है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के अंदर मानवाधिकारों के लिए किसे विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नॉर्थ कोरिया के अंदर मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत बनाया है जूली टर्नर को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को किन 2 शहरों के बीच में 13 जनवरी को रवाना किया है? तो MV गंगा विलास जो है ये एक लग्जरी क्रूज सेवा है जो कि 2 शहरों को जोड़ती है, वाराणसी और डिब्रूगढ़। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ जो कि असम के अंदर है, यहाँ तक ये क्रूज सेवा चलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में लगभग 51 दिनों के अंतर ये जो शिप है 3200 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये जो शिप है इसके अंदर टोटल 32 पर्यटक हैं और ये सभी के सभी स्विट्जरलैंड के पर्यटक हैं जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दौरान ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर असम। इसके अलावा ये बांग्लादेश के अंदर भी जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होता है ये हर साल रिपब्लिक डे से पहले दिया जाता है। तो इस बार ये कुल 11 बच्चों को दिया गया है। 26 से लेकर के 31 जनवरी तक भारत पर्व 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो भारत पर्व उत्सव होता है ये हर साल 26 से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाता है भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, और ये एक ही जगह पर लगता है जो कि है नई दिल्ली का लाल किला मैदान।
तो इस बार भी ये नई दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित किया गया है, जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों के भोजन और वहां की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। हाल ही में छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा उत्सव शारंग 2023 किस संस्थान में आयोजित किया गया है? तो शारंग नाम का जो फेस्टिवल होता है, ये भारत में छात्रों के द्वारा आयोजित सबसे बड़ा उत्सव होता है और ये इस बार आईआईटी मद्रास में आयोजित किया गया है। यानी कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, वहीं पर आईआईटी मद्रास है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर सम्मेलन होता है, इस बार COP28 सम्मेलन होगा यूएई के दुबई शहर में। तो इस बार जो COP28 सम्मेलन होगा उसके लिए अध्यक्ष नामित किया गया है डॉक्टर सुल्तान अल जबेर को। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये यूएई के अंदर एक केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनको COP28 का अध्यक्ष बनाया गया है। इनमें से आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने साल 2023 के अंदर जो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है उसको जीत लिया है। तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था। भारत के ओडिशा राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसको जीता है जर्मनी देश ने। सो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दूं कि फाइनल के अंदर जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि इस बार इसका आयोजन किया गया है 13 से लेकर के 29 जनवरी तक भारत के ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा इसका मेजबान था और ओडिशा के अंदर भी 2 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, भुवनेश्वर के अंदर और राउरकेला के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं भुवनेश्वर के अंदर कलिंग स्टेडियम में इसके मैच खेले गए थे और राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर। फिर इसमें विजेता और उपविजेता मैंने आपको बता दिया है। जर्मनी ने फाइनल में बेल्जियम को हराया है, तो बेल्जियम बना है उपविजेता और जर्मनी है विजेता। भारत की जो रैंक है, यानी कि ओवरऑल जो 16 टीमें शामिल हुई थी, उनकी फाइनल रैंकिंग में भारत जो है वो 9वें स्थान पर है। इसका शुभंकर है ओली कछुआ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं यहाँ पर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 16 टीमें शामिल हुई थी और 16 टीमों के बीच में भारत की रैंकिंग रही 9वीं। भारत 9वें पायदान पर रहा। जनवरी 2023 में किसने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस बार के हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं था और उसी के बाद जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच थे ग्रेहम रीड, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है? तो ओपनिंग सेरेमनी के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी या डी में से चुना है तो ये दोनों आंसर इसके नहीं होंगे। इन दोनों स्टेडियम में इसके टूर्नामेंट के मैच जरूर खेले गए थे, लेकिन जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो एक अलग स्टेडियम में आयोजित किया गया था जिसका नाम है बाराबती स्टेडियम और ये है ओडिशा के कटक शहर के अंदर। 12 जनवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा गश्ती पोत कमीशन किया गया है? यानी कि हमारे देश की इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर कौन सा नया फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल हुआ है? तो इसका नाम है ICGS कमला देवी और इस ICGS कमला देवी नाम के फास्ट पेट्रोल वेसल को बनाए हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, जो कि कोलकाता के अंदर बेस्ड एक शिपयार्ड है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर के अंदर बनाई जा रही है? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये पहले से ही न्यूज में थी। हाल ही में न्यूज आई है कि ये इस साल के एंड तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है कोलकाता के अंदर। कोलकाता में जो हुगली नदी है, तो हुगली नदी के नीचे से ही ये मेट्रो ट्रेन चलेगी और इस तरीके से ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी। उत्तराखंड के अंदर लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में किस पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला था, ये पिछले साल इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि ये यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं था। 90 साल पहले इसको बनाया गया था, तो अब ये झूला बंद कर दिया गया है, ये जो पुल था। और अब इस पुल के विकल्प के रूप में इसी के बराबर में एक दूसरा पुल बनाया जा रहा है जिसका नाम है बजरंग सेतु। बजरंग सेतु हमारा आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए किस परियोजना की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है
क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि जो भी विकासशील देश हैं, अगर वहां पर कोई मानवीय संकट आता है तो भारत वहां पर मेडिकल सप्लाईज प्रदान करेगा। और उसके लिए जिस परियोजना की शुरुआत की गई है उसका नाम है आरोग्य मैत्री। यानी कि आरोग्य मैत्री पहल के तहत जो विकासशील देश हैं उनको भारत मेडिकल सप्लाईज प्रदान करेगा अगर वहां पर किसी भी तरह का मानवीय संकट आता है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य की सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को शुरू किया है एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ये जो योजना है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसके अंतर्गत राज्य के जिन भी लोगों के पास अपना घर नहीं है तो उनको आवासीय प्लॉट जो है वो प्रदान किया जाएगा। इनमें से किस राज्य की सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में छात्राओं को मासिक धर्म का अवकाश देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। तो केरल सरकार ने डिसाइड किया है कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी संस्थान और विश्वविद्यालय आते हैं वहां पर लड़कियों को पीरियड्स के दौरान उनको छुट्टी दी जाएगी, यानी कि उनको अवकाश दिया जाएगा। तो केरल सरकार ने यह डिसाइड किया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की है? तो प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की है भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ये जो चैलेंज है इसके अंतर्गत आइडियाज को इनवाइट किया गया है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं उनका समाधान लोग इसमें सुझाव भेज सकते हैं। तो किस तरीके से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदला जा सकता है उससे रिलेटेड सुझाव यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं और इसको शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आपको बता दूं इसमें जो टॉप 5 आइडियाज होंगे उनमें से हर एक को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था और इसका मेजबान था मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप इसके लोगो में देख सकते हैं, यहाँ पर चीता भी बना हुआ है क्योंकि चीता अभी मध्य प्रदेश के अंदर बसाया जा रहा है। नामीबिया से पहली बार 8 चीते लाए गए थे और उनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर रखा गया था। और इस कारण से आप देखेंगे इसका जो शुभंकर है वो भी है आशा और मोगली, जिसमें आशा जो है वो एक चीता है और मोगली जो है वो एक इंसान का बच्चा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा और मोगली जो है वो इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर यानी कि मैस्कट है। और अब क्योंकि इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स समाप्त भी हो चुका है तो इसमें मेडल टैली में टॉप किया है महाराष्ट्र ने। ये आपको याद रखना है, हालांकि आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। 18 जनवरी 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करी है? तो जनवरी महीने में भारत के निर्वाचन आयोग ने कौन से राज्य के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की अनाउंसमेंट की है ये आपको बताना है। तो ये 3 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। एक तो है त्रिपुरा, दूसरा नागालैंड और तीसरा मेघालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इन तीनों ही राज्यों के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या इक्वल है, तीनों में है 60-60-60। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पिंक कलर में यहाँ पर आपको स्टेट्स नजर आ रहे हैं इन सब में 2023 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी 3 में एक साथ होने वाला है। एक तो नागालैंड के अंदर, दूसरा मेघालय के अंदर और तीसरा त्रिपुरा के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कब यहाँ पर मतदान होगा और कब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा और मेघालय और नागालैंड के अंदर 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि रिजल्ट सबके एक साथ ही आएंगे 2 मार्च 2023 को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश के अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने पाकिस्तान के एक आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी डिक्लेयर किया है जिसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। तो ये पाकिस्तान से है, सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत ने प्रत्येक वर्ष 12 चीते लाने के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने एक अफ्रीकी देश के साथ में समझौता किया है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। और इस समझौते के तहत अगले 8 से 10 सालों के दौरान हर एक साल 12 चीते भारत में लाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले चीते कहाँ पर लाए गए थे वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था कि सबसे पहले भारत में चीते लाए गए थे नामीबिया से। टोटल 8 चीते लाए गए थे और उनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर रखा गया है। 11 से लेकर के 12 जनवरी तक
इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था इंदौर के अंदर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम रखी गई थी मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6वां संस्करण किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है? तो परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम होता है इसमें इस तरीके से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो छात्रों के द्वारा जो पूछे गए सवाल हैं उनका जवाब देते हैं। तो परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है ये इस बार 6वां संस्करण हुआ है और ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंदर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किया है? सांसद खेल महाकुंभ जो होता है ये भारत के सांसदों के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अभी उत्तर प्रदेश के बस्ती में वहाँ के जो सांसद हैं यानी कि हरीश द्विवेदी, तो हरीश द्विवेदी के द्वारा सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। 25 जनवरी को न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जनवरी महीने के अंदर ही न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थी जेसिंडा आर्डन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है क्रिस हिपकिंस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्रिस हिपकिंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी महीने के अंदर 6 सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं इनके बारे में देखते हैं। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए हैं पेट्र पावेल। चेक गणराज्य जो है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, यहाँ के नए राष्ट्रपति होंगे पेट्र पावेल। न्यूजीलैंड कंट्री के नए प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस। ब्राजील कंट्री के नए राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। हाल ही में भारत ने 2 कंट्रीज में अपने नए राजदूत को अपॉइंट किया है, एक तो अजरबैजान और दूसरा आर्मेनिया। इन दोनों ही देशों के अंदर विवाद है नगोर्नो काराबाग रीजन को लेकर के, जिसके चलते दोनों देश न्यूज में रहते हैं। तो अजरबैजान के अंदर भारत के नए राजदूत बन गए हैं एम श्रीधरन, और आर्मेनिया के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया गया है एक महिला को, जिनका नाम है नीलाक्षी शाह सिन्हा। फिर एशियाई प्रशांत डाक संघ, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर नए महासचिव बन गए हैं भारत के व्यक्ति डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, जिनको 4 साल के लिए चुना गया है। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के अंदर किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इस बार के क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के अंदर जो कि अमेरिका के अंदर दिए गए थे, इसमें भारत की जो RRR फिल्म है इसको 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और दूसरा बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। और यहाँ पर इस फिल्म ने दोनों ही कैटेगरी का अवार्ड जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? हमारा आंसर है RRR, जो कि एक तेलुगु फिल्म है और ये 2022 के अंदर रिलीज हुई थी। 11 से लेकर के 18 जनवरी तक आयोजित किए गए 16वें ऑटो एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस बार जो ऑटो एक्सपो हुआ है उसका उद्घाटन किया भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। आपको बता दूं कि ये जो ऑटो एक्सपो होता है इसमें जो कंपनियां हैं वो अपने द्वारा बनाए गए वाहनों को प्रदर्शित करते हैं। इस बार इसका आयोजन 2 जगहों पर किया गया है, एक तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में और दूसरा ग्रेटर नोएडा में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन, जिनको सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता है, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो आपको बताना है कि ये कौन से देश से थी। तो ल्यूसिल रैंडन, जिनकी 118 साल की उम्र में डेथ हो गई है, ये दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति थी। ये फ्रांस की एक नन थी। तो क्योंकि ये फ्रांस से बिलोंग करती थी तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में 23 जनवरी के दिन नई दिल्ली में मिलिट्री टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार 23 जनवरी के दिन, जिस दिन पराक्रम दिवस होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, तो उस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जिसका नाम था आदि शौर्य पर्व पराक्रम का। आदि शौर्य पर्व पराक्रम का। और जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसको 2 मंत्रालयों ने मिल करके आयोजित किया था। एक तो भारत का रक्षा मंत्रालय
और दूसरा भारत का जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसमें नाम के मुताबिक दो तरह के इवेंट हुए थे। एक तो यहाँ पर भारत की जो सशस्त्र बल हैं उनके शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए मिलिट्री टैटू का आयोजन किया गया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और दूसरा भारत के जनजातीय जो समुदाय हैं उनका एक ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ था जिसका नाम था आदिवासी नृत्य महोत्सव। तो इस बार के पराक्रम दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया था भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो महिलाओं के लिए अंडर 19 लेवल का जो T20 वर्ल्ड कप है वो पहली बार हुआ है, इससे पहले नहीं होता था। तो पहली बार इसका हुआ है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? सबसे पहले यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका आयोजन किया गया है साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर आप इसके लोगों में देख सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की है और इस टूर्नामेंट को भारत ने जीत लिया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहली बार हुआ था और भारत ने इसको जीत लिया है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया है। ये टूर्नामेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार हुआ था और इसको भारत ने ही जीता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो BCCI है उसने भारत की टीम को इस खिताब को जीतने के लिए 5 करोड़ रुपए का रिवार्ड भी देने की अनाउंसमेंट की है। तो इस टूर्नामेंट के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेज़बान था दक्षिण अफ्रीका, उप विजेता बना है इंग्लैंड, यानी कि भारत ने इंग्लैंड को हराया है। फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो थी ग्रेस स्क्रीवेंस जो कि इंग्लैंड की है। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। भारत ने किस देश के शबराग मुआ विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो शबराग मुआ विश्वविद्यालय है यहाँ पर एक हिंदी पीठ की स्थापना की जाएगी जिसके लिए दोनों कंट्रीज के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि श्रीलंका के अंदर हाल ही में जाफना कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका के जाफना में एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है जो कि भारत के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है और अभी अभी इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस टेक स्टार्टअप फर्म ने भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक को विकसित किया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार 5G इनेबल्ड ड्रोन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है स्काई हॉक और इसको बनाया है IG ड्रोन्स नाम के स्टार्टअप ने। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। IG ड्रोन्स कहाँ पर बेस्ड है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये नई दिल्ली के अंदर बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसने भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन लॉन्च किया है। मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि आपको यहाँ पर यह लग सकता है कि ये बेंगलुरु, हैदराबाद या इस तरह के बड़े शहरों में बनेगा, लेकिन याद रखिएगा ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है शिलोंग के अंदर जो कि मेघालय की राजधानी है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में 30 जनवरी को किस शहर के अंदर छात्रों के लिए G20 के समान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो हाल ही में G20 के जैसा एक शिखर सम्मेलन छात्रों के लिए आयोजित किया गया है बेंगलुरु के अंदर। तो जिस तरीके से G20 की मीटिंग्स होती हैं और कई सारे देशों के जो मुख्य अतिथि होते हैं कंट्रीज उनको इनवाइट किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर छात्रों के लिए G20 के जैसा एक सम्मेलन हुआ जिसमें 20 से भी ज़्यादा जो स्कूलों के छात्र हैं वो शामिल हुए थे। तो आंसर होगा बेंगलुरु। भारतीय सेना ने 21 से लेकर के 31 जनवरी तक त्रिशक्ति प्रहार नाम से एकीकृत सैन्य अभ्यास का आयोजन कौन से स्थान पर किया है? तो त्रिशक्ति प्रहार नाम का जो अभ्यास होता है ये हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। ये अपना खुद का अभ्यास है। इसमें इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन एयरफोर्स और भारत के जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो इसका आयोजन किया गया है उत्तरी बंगाल के अंदर। सो हमारा आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2023 के लिए कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? 2023 के पद्म अवार्ड्स अनाउंस कर दिए गए हैं जो कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंस किए जाते हैं। इस बार जो पद्म अवार्ड्स हैं ये टोटल 106 दिए जाएंगे। सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। जो देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है यानी कि भारत रत्न, वो इस बार किसी को भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन पद्म अवार्ड्स जो हैं वो 106 दिए जाएंगे। इनमें से 6 तो पद्म विभूषण हैं,
9 पद्म भूषण हैं और बाकी जो 91 हैं वो पद्मश्री अवार्ड्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से पद्म विभूषण और पद्म भूषण के जो विजेता हैं उनके नाम मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और ये इस बार 6 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर सभी विजेताओं के नाम मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर में कर दिए हैं ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो। बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव, इन तीनों लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। बालकृष्ण दोषी भारत के एक मशहूर वास्तुकार हैं। इनको जो आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड, वो भी इनको साल 2018 में मिला था। तो इनको अब मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। फिर दिलीप महालनोबिस, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के एक मशहूर चिकित्सक थे, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनकी पिछले साल अक्टूबर महीने में डेथ हो गई थी, तो इनको भी मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स की श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाएगा। फिर एस एम कृष्णा जो हैं, इनको भी पब्लिक अफेयर्स की श्रेणी में दिया जाएगा। ये कर्नाटक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देन जाकिर हुसैन, जिनके बारे में आपको पता होगा, ये भारत के एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो इनको कला यानी कि आर्ट की कैटेगरी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। श्रीनिवास वर्धन, ये भारत के एक मशहूर गणितज्ञ हैं, लेकिन ये अमेरिका में रहते हैं। तो इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में इस बार का पद्म विभूषण दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इनको जो एबल पुरस्कार होता है वो भी मिल चुका है। फिर हम देखते हैं पद्म भूषण के विजेताओं के बारे में। जल्दी से हम लोग इनको रिवाइज करेंगे। सुधा मूर्ति, जो कि भारत के एक फेमस ऑथर और इस समय इन्फोसिस जो ग्रुप है उसकी अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला, ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। सुमन कल्याणपुर, ये भारत की एक फेमस पार्श्व गायिका हैं, इनको कला की श्रेणी में दिया जाएगा। इसी तरीके से दक्षिण भारत की एक पार्श्व गायिका हैं वाणी जयराम, जिनकी अब डेथ भी हो चुकी है, तो इनको मरणोपरांत ही ये पुरस्कार दिया जाएगा। इनको कला की श्रेणी में चुना गया है। फिर दीपक धर, जो कि भारत के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी हैं, तो इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में दिया जाएगा। एस.एल. भैरप्पा, ये एक भारत के उपन्यासकार हैं, कन्नड़ भाषा में लिखते हैं, तो इनको साहित्य और शिक्षा के लिए दिया जाएगा। कपिल कपूर, ये साहित्य के विद्वान हैं, तो इनको भी साहित्य और शिक्षा में दिया जाएगा। स्वामी चिन्नाजियर और कमलेश डी पटेल, ये आध्यात्मिक नेता हैं, तो इनको अध्यात्म की श्रेणी में ये अवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो आप इनको जल्दी से और आसानी से हमेशा रिवाइज कर पाएंगे। फिर ये क्वेश्चन अवार्ड्स के बारे में ही है। यहाँ पर आपको बताना है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार दिया गया है भारत की मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे को। प्रभा अत्रे, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो इनको महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने एक समारोह के दौरान यह अवार्ड प्रदान किया है। तीनों सेनाओं का द्विवार्षिक अभ्यास एमफेक्स 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो एमफेक्स नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत की तीनों सेनाओं का अभ्यास है और 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इस बार तीनों सेनाओं ने अपना अभ्यास किया है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। हाल ही में 28 जनवरी को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर के अंदर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो एक नया फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा जो कि बनेगा कर्नाटक के धारवाड़ में। तो अभी इसकी आधारशिला रखी है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। 10 से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर के अंदर निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है और ये 10 से लेकर के 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये 10 से 12 अप्रैल के बीच में आयोजित होने वाला है। हाल ही में चेक गणराज्य के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। चेक गणराज्य के अगले राष्ट्रपति होंगे पेट्र पावेल और ये मार्च महीने में अपना पदभार संभालेंगे। अभी के लिए है मिलोस ज़ेमैन। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, पेट्र पावेल चेक गणराज्य के अगले राष्ट्रपति होंगे। 15 जनवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किन 2 राज्यों के बीच में रवाना किया है। तो देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलाई गई है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में।
ये जिन दो शहरों के बीच में चलती है उनमें से तेलंगाना के अंदर है सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के अंदर है विशाखापत्तनम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के अंदर अब तक यानी कि जनवरी महीने के एंड तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और उन सभी के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे कि सबसे पहली ट्रेन नई दिल्ली से लेकर के वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। तो यहाँ पर आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति गठित की है? तो भारत में जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ, इसके उच्च अधिकारियों के ऊपर हाल ही में भारत के कुछ प्रमुख पहलवानों ने आरोप लगाए थे और उन आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने एक समिति बनाई है। इस समिति के अंदर वैसे तो पहले शुरुआत में 5 मेंबर थे, लेकिन बाद में बबीता फोगाट को भी शामिल किया गया जो कि भारत की एक पूर्व रेसलर है। ठीक है, तो अब इस तरीके से इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर हैं और ये कमेटी फिर इसकी जांच करेगी। तो इस कमेटी की अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया है। इस कमेटी की अध्यक्ष बनाया गया है MC मैरी कॉम को, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। 25 जनवरी 2023 को श्री जगन्नाथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को दिल्ली से किसने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? श्री जगन्नाथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन जो है ये नाम के मुताबिक जो पुरी के अंदर ओडिशा के पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है उसकी यात्रा करवाएगी। तो अभी इसको दिल्ली से रवाना किया गया था भारत के 3 केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा। एक तो अश्विनी वैष्णव जो कि भारत के रेलवे मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं और जी किशन रेड्डी जो कि भारत के पर्यटन मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया है? इस बार जो चाइल्ड साइंस कांग्रेस हुई है जिसका मेन मकसद होता है कि देश के जो बच्चे हैं उनके अंदर साइंस को लेकर के जागरूकता बढ़ाई जाए, उनकी जो रुचि है साइंस में वो बढ़ाई जाए। तो इस बार की 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो अहमदाबाद के अंदर आयोजित की गई है, गुजरात के अहमदाबाद में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहेगी? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से रिलेटेड पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है इसको 31 जनवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। सबसे पहले GDP ग्रोथ रेट से रिलेटेड आंकड़ा आपको याद रखना है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि अभी जो मौजूदा वित्त वर्ष चल रहा है जो कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा, उसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 7% और जो 1 अप्रैल से अगला वित्त वर्ष शुरू होगा उसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 6 से लेकर के 6.8% के बीच में, या फिर इसमें ये भी बताया गया है कि 6.5% रह सकती है, लेकिन एक रेंज भी दी गई है 6 से लेकर के 6.8%। फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो राजकोषीय घाटा है वो मौजूदा वित्त वर्ष में GDP का 6.4% रह सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। फिर भारत के जो 3 कोर सेक्टर हैं उसमें अगर हम देखें कि ग्रोथ कैसे हो रही है तो मौजूदा वित्त वर्ष में भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो 9.1% की दर से बढ़ेगा। फिर कृषि और जो एलाइड सेक्टर्स हैं उसमें ग्रोथ होगी 3.5%। इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में ग्रोथ रेट होने वाली है 4.1%। तो इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है 12 से लेकर के 16 जनवरी के बीच में, क्योंकि 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। तो 12 से 16 जनवरी के बीच में इस बार जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है वो 26वां संस्करण आयोजित किया गया। इसके लिए मेजबान बनाया गया था भारत के कर्नाटक राज्य को, जो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब ये कर्नाटक में कहां पर हुआ है? तो कर्नाटक के 2 शहरों में इसका आयोजन किया गया, एक तो हुबली और दूसरा धारवाड़। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि इस इवेंट का उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी थीम रखी गई थी विकसित युवा विकसित भारत। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि 12 से 16 जनवरी के बीच में होता है, इस बार कर्नाटक के 2 शहरों में आयोजित किया गया है, हुबली और धारवाड़ के अंदर, और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है।
जनवरी 2023 में प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया जो कि एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, इसने हाल ही में भारत की जो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट जो कंपनी है, इसके नए सीईओ बन गए हैं सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया है। हाल ही में 10 जनवरी को किस मंत्रालय ने लाल किले पर जय हिंद नाम से एक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया है? तो लाल किला जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर हाल ही में जय हिंद नाम का एक लाइट एंड साउंड शो हुआ था, जो कि 1 घंटे का शो था और इसके अंतर्गत 17वीं शताब्दी से लेकर के आज तक के भारत के इतिहास के बारे में दिखाया गया। तो ये जो लाइट एंड साउंड शो हुआ है जय हिंद टाइटल से, इसका आयोजन किया था भारत के संस्कृति मंत्रालय ने। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। एक्चुअल में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत के अंदर ग्रैंड मास्टर का जो खिताब मिला है वो अब तक 79 खिलाड़ियों को मिला है। जो 79वें ग्रैंड मास्टर भारत के बन गए हैं उनका नाम है एम प्राडेस, और यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये तमिलनाडु राज्य के चेस प्लेयर हैं। यहाँ पर आप मैंने लिस्ट भी बना दी है, जो लेटेस्ट चेस के अंदर ग्रैंड मास्टर भारत में बने हैं उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जैसे 79th बने हैं एम प्राडेस। इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि चेन्नई के अंदर बेस्ड है और ये भारत की एक सरकारी बैंक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में एक पुल का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम है सियोम ब्रिज। तो आपको बताना है कि ये कौन से राज्य के अंदर बनाया गया है। तो सियोम पुल जो है, जिसका हाल ही में उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऊपरी सियांग जिले के अंदर इसको बनाया गया है। तो अभी इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। 16 से लेकर के 26 जनवरी के बीच में वीर गार्जियन 23 हवाई अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और जापान के बीच में अभी तक आर्मी का अभ्यास होता था, नेवी का अभ्यास होता था, लेकिन कोई हवाई अभ्यास नहीं होता था। तो पहली बार भारत और जापान के बीच में हवाई अभ्यास हुआ है, जिसका नाम रखा गया है वीर गार्जियन। यहाँ पर 23 तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2023 में हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जापान। अब ये इस बार कहाँ पर हुआ है? तो इस बार ये जापान के अंदर ही हुआ है। जापान के अंदर हयाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस, इन 2 जगहों पर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल, विदेशी धरती पर हुए किसी भी हवाई अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। एक्चुअल में वीर गार्जियन 23 नाम का जो अभ्यास हुआ, उसमें भारत की जो अवनी चतुर्वेदी हैं, इन्होंने सुखोई 30 MKI विमान उड़ाया और इस तरीके से विदेशी धरती पर हुए किसी भी हवाई अभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं अवनी चतुर्वेदी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। 15 जनवरी 2023 को 75वां थल सेना दिवस किस शहर के अंदर मनाया गया है? तो इंडियन आर्मी डे ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। इस बार जो 75वीं थल सेना दिवस का परेड हुआ है वो आयोजित किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग डेज एंड थीम्स। सबसे पहले 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO दिवस, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना दिवस मनाता है 1 जनवरी को। DRDO के जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, दृष्टिहीनों के लिए जो लिपि होती है ब्रेल लिपि, तो उससे रिलेटेड ये जो दिवस होता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे इसको बोलते हैं। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। दुनिया भर में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस होता है। और भारत में तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 12 जनवरी को भारत में होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का ये जन्मदिन होता है। इसकी इस बार थीम रखी गई है विकसित युवा विकसित भारत।
विकसित युवा विकसित भारत, जो कि 26 में नेशनल यूथ फेस्टिवल की भी थीम थी। फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। इस बार ये बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर हुआ है, ये आपको नहीं भूलना है। 16 जनवरी को आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। फिर 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये जयंती होती है। फिर 24 जनवरी को आपको दो महत्वपूर्ण दिवस याद रखने हैं। वैसे इसके बाद हर एक दिन लगभग दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जिसकी थीम है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी 24 जनवरी को होता है। इसकी थीम रखी गई है टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। फिर इसके बाद 25 जनवरी को भी दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे, जिसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और दूसरा जो दिन होता है 25 जनवरी को, वो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे। फिर 26 जनवरी को भारत में होता है गणतंत्र दिवस। इस बार 74th रिपब्लिक डे बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। फिर इसके बाद 29 जनवरी को इस बार मनाया गया है विश्व कुष्ठ दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे। यह हर साल जनवरी के आखिरी रविवार के दिन मनाया जाता है। 30 जनवरी को भारत में आप जानते हैं महात्मा गांधी का जो पुण्यतिथि का दिन होता है, तो इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे इस महीने के सबसे इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। इनको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में डेज एंड थीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, यहाँ पर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है AC चरानिया। तो AC चरानिया जो है ये अब नासा के हेडक्वार्टर में, जो नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन, उनके ये प्रधान सलाहकार के रूप में काम करेंगे। देश में हाथ से बुनी हुई 75 किस्म की साड़ियों का उत्सव, जिसका नाम रखा गया था विरासत, ये किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर विरासत नाम का एक उत्सव आयोजित किया गया था, और इसको आयोजित किया था भारत के कपड़ा मंत्रालय ने। ये भी आपको याद रखना है, कपड़ा मंत्रालय ने विरासत नाम का ये उत्सव आयोजित किया, और इसके अंदर देश के अंदर ही 75 किस्मों की साड़ियों को यहाँ पर रखा गया था, जिनको हाथों से बुना गया है। हाथों से बुनी हुई 75 किस्मों की साड़ियों को इस उत्सव के अंदर प्रदर्शित किया गया था। हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इस बार हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इसके लोगो में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। देन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कौन से स्थान पर किया है? तो हाल ही में 18वां राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था। ये एक उत्सव है जो कि इस बार राजस्थान के पाली में आयोजित किया गया है। राजस्थान का जो पाली जिला है, यहाँ पर एक जगह है रोहट, तो यहीं पर राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था, जिसमें देश और दुनिया भर के 35,000 स्काउट और गाइड्स ने हिस्सा लिया था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 1 जनवरी 2023 को किस देश ने वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है? तो वासेनार अरेंजमेंट जो है, ये हथियारों का जब एक दूसरे देशों के बीच में निर्यात होता है तो उस पर कंट्रोल रखती है, उस तरह की ये व्यवस्था है। तो वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत को मिल गई है 1 साल के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत ने 1 साल के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता संभाली है। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2023 से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताना है कि इसको मनाने का प्रस्ताव कौन से देश का था? तो साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसको मनाने का जो प्रस्ताव है वो भारत ने ही दिया था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 12 और 13 जनवरी को किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है? ग्लोबल साउथ कौन से देश होते हैं?
ग्लोबल साउथ कंट्रीज उनको बोला जाता है जो कि कम विकसित हैं या फिर विकासशील हैं। तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो हैं उनके लिए पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है भारत ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि ये इवेंट वर्चुअली ही हुआ था, तो पीएम मोदी ने इसमें संबोधित किया। इसमें 120 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थीम रखी गई है यूनिटी फॉर वॉइस, यूनिटी फॉर पर्पस। किस राज्य की सरकार ने सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो सहर्ष नाम का एक एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं सहर्ष नाम का जो एजुकेशनल प्रोग्राम है इसको सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ में किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो बीआरओ जो कि भारत के पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाने का काम करता है, इसमें पहली बार विदेशी असाइनमेंट पर किसी महिला को तैनात किया गया है और उनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला, क्योंकि बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है भूटान के अंदर जिसका नाम है प्रोजेक्ट दंतक, और इसी प्रोजेक्ट दंतक के तहत कैप्टन सुरभि जखमोला को भूटान के अंदर तैनात किया गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनाया गया था, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसी के हिस्से के रूप में इसका नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको नामित किया गया है, यानी कि साल 2022 के सबसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर कौन रहे? तो ये अवार्ड दिया गया है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को। साल 2022 के सबसे बेस्ट क्रिकेटर रहे बाबर आजम। और जो बेस्ट क्रिकेटर होता है साल का, उसको एक ट्रॉफी दी जाती है जिसको बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो इस बार की ये ट्रॉफी जीती है बाबर आजम ने। इसी तरीके से महिलाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको नामित किया गया है? तो ये हैं नट साइबर जो कि इंग्लैंड के लिए खेलती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। और जो बेस्ट महिला क्रिकेटर होता है उसको दिया जाता है रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड। ये दोनों ही अवार्ड्स आईसीसी अवार्ड 2022 के अंतर्गत दिए गए थे। इनमें कुछ मेन जो अवार्ड्स हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं, वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किए हुए हैं। जैसे कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओवरऑल पूरे साल का सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन रहा? तो पुरुषों में चुने गए थे बाबर आजम और महिलाओं में नट साइबर। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव, ये भारत के क्रिकेटर हैं और इनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। यानी कि साल 2022 के सबसे बेस्ट T20 क्रिकेटर की बात करें तो वो थे सूर्य कुमार यादव। इसी तरीके से जो उभरते हुए खिलाड़ियों का अवार्ड होता है वो महिलाओं में दिया गया है रेणुका सिंह को, जो कि भारत की है। बाकी इस बार का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है वो दिया गया है नेपाल के क्रिकेटर आसिफ शेख को। तो ये तो मैंने आपको सबसे मेन अवार्ड्स को रिवाइज कराया है, बाकी भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का ताज किसने अपने नाम कर लिया है? तो 2022 की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई है इसका आयोजन अमेरिका के अंदर किया गया था और इसको जीता भी है अमेरिका की ही महिला ने, जिनका नाम है आर बोनी गैब्रियल। तो आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 का ताज इन्होंने जीता है। अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली रूट पर जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलती है अब इसका नाम हो गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम एक्सप्रेस इसका नाम हो गया है, सो आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। आपको बताना है कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है ये अमूल के नाम से अपना बिजनेस करती है। तो अमूल आप जरूर जानते होंगे। तो अमूल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सामल भाई बी पटेल। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय जल सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो जल से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन हुआ है जिसमें राज्यों के मंत्री शामिल हुए थे और इसकी थीम रखी गई थी वाटर विजन @2047। तो ये कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था।
जून 2023 से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। आपको बताना है कि इसकी लंबाई क्या है। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जो बनाई गई है ये डीजल की आपूर्ति के लिए बनाई गई है, यानी कि भारत की तरफ से डीजल की सप्लाई की जाएगी बांग्लादेश के लिए। तो ये जो पूरी पाइपलाइन है इसकी लंबाई है 131.5 किलोमीटर। इसका ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में ही है, 5 किलोमीटर ही हिस्सा इसका भारत में है, बाकी जो है वो 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है। तो इसके जरिए जून 2023 से डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी बांग्लादेश को। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र की स्थापना हेतु कौन से शहर को चुना है? तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो सेंटर स्थापित किया जाएगा वो हैदराबाद के अंदर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में एक बुक रिलीज हुई है जिसका टाइटल है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, यानी कि भारत के स्वतंत्रता के इतिहास पर यह बुक लिखी गई है और इसको हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने रिलीज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक को लिखा है भारत के मशहूर अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव सान्याल। अब इसी के साथ देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो कि जनवरी महीने के अंदर लॉन्च हुई है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि रेवोल्यूशनरीज बुक को लिखा है संजीव सान्याल ने। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन ये बुक लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने और इसको हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया था। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, यानी कि भारत ने किस तरीके से कोविड-19 का मुकाबला किया उसके बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है और इसको दो लोगों ने मिलकर के लिखा है, आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर ने। जादूनामा ये जो बुक है ये भारत के मशहूर कवि और गीतकार जावेद अख्तर के बारे में है और इस बुक को लिखा है अरविंद मंडलोई ने। फिर अंबेडकर ए लाइफ ये बुक लिखी है शशि थरूर ने जो कि एक कांग्रेस नेता हैं। तो भीमराव अंबेडकर के ऊपर ये बुक लिखी गई है। और क्रिकेट के ऊपर एक बुक लिखी गई है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, इस बुक को लिखा है आर कौशिक और आर श्रीधर ने। तो इस तरीके से इस महीने के अंदर यही 6 बुक्स आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ये डिसीजन लिया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पब्लिक स्कूल हैं वहां पर पंजाबी भाषा को भी शामिल किया जाएगा। द सिटीजन 2020 नामक संविधान साक्षरता अभियान कौन से जिले के अंदर आयोजित किया गया? तो हाल ही में भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले के अंदर संविधान साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया था, जिसका मेन मकसद है कि केरल राज्य का जो कोल्लम जिला है इसको पूरी तरीके से संविधान साक्षर जिला बनाना है। तो यहाँ पर 10 साल से ऊपर की जो आबादी है उसको देश के संविधान के बारे में, संविधान के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर के अंदर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? तो टेंट सिटी बनाई गई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के तट पर इस तरीके से टेंट सिटी की स्थापना की गई है जहां पर जो पर्यटक हैं वो ठहर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि वाराणसी। जनवरी 2023 के अंदर भारत ने किस देश का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था, तो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अब भारत ने तोड़ दिया है। रिकॉर्ड यहाँ पर यह है कि भारत ने सबसे ज्यादा रनों के अंतर से किसी देश को हराया है और वो देश है श्रीलंका। भारत ने हाल ही में श्रीलंका को 317 रनों से हराया था और ये वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत है जब किसी एक देश ने किसी दूसरे कंट्री को सर्वाधिक रनों के अंतर से हराया हो। तो इससे पहले रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था, लेकिन अब भारत ने न्यूजीलैंड का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में हाल ही में जो 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला हुई थी उसके तीसरे मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। देन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि साल 2023 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए भारत की ओर से किस साइट को नामांकित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चराई देव के मोइडम्स। चराई देव के जो मोइडम्स हैं इनको असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आसाम के अंदर इस तरीके से कुछ पिरामिड्स हैं जो कि अहोम साम्राज्य में शाही कब्रिस्तान हुआ करते थे और इनको लोकल भाषा में कहा जाता है मोइडम्स। तो 2023 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए इसको भारत की ओर से नामांकित किया गया है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति गठित की है? तो लद्दाख की जो विशेष संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा है, उसके संरक्षण के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है जिसमें टोटल 17 मेंबर्स हैं और इस समिति की अध्यक्षता करेंगे नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जो है ये गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, तो इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दूं, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल बन गए हैं बीडी मिश्रा, जो कि पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन अब उनको लद्दाख के अंदर उपराज्यपाल बना दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितनी धनराशि के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई है 19,744 करोड़ रुपए के निवेश के साथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन तब बोलते हैं जब हाइड्रोजन का उत्पादन ऐसे तरीके से किया जाए जिसमें किसी भी तरीके का कार्बन उत्सर्जन ना हो, तो उस हाइड्रोजन को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? भारत का विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हर साल होता है अहमदाबाद के अंदर। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि जो राज्य के अंदर दृष्टिहीन लोग हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार ने पहली बार ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लेकर आई है और ये राज्य है राजस्थान। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम आपको बताना है, जिसको हाल ही में 23 जनवरी के दिन यानी कि पराक्रम दिवस के अवसर पर इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। तो कलवरी श्रेणी के अंदर टोटल 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं और उसमें से 5वीं पनडुब्बी का नाम है INS वागीर, जिसको हाल ही में इंडियन नेवी के अंदर कमीशन कर दिया गया है। यहाँ पर आप इस सीरीज के जो सभी 6 पनडुब्बियां हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इन सभी पनडुब्बियों को बना रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। हाल ही में एक सूचकांक जारी हुआ है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। आपको बताना है कि इसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये बताता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। तो सबसे शक्तिशाली सेना जो है वो अमेरिका की है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रसिया, तीसरे नंबर पर आता है चाइना और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अपना भारत। फिर इसके बाद अगर आप देखते जाएंगे तो इसी तरीके से 7वें नंबर पर आता है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान और सबसे आखिर में 145वें नंबर पर स्थान दिया गया है भूटान को। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा? भारत का पूछा गया है तो आंसर होगा चौथे स्थान पर। 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक प्रसारण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में भी आसानी से ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं पहुंचाई जा सकें, प्रसारण सेवाएं पहुंचाई जा सकें, इसके लिए एक योजना लाई गई है जिसका नाम है बाइंड योजना। और इस बाइंड योजना के ऊपर 2,539.61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। हाल ही में किस IIT संस्थान ने भारोस नामक एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो जिस तरीके से आपको पता होगा एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरीके से भारत ने अपना खुद का एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम रखा गया है भारोस। इसका मतलब है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको डेवलप किया है IIT मद्रास के द्वारा स्थापित एक कंपनी ने जिसका नाम है J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड। J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको IIT मद्रास ने स्थापित किया है, तो इसी संस्था ने इसका निर्माण किया है। भारोस नाम का ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाया गया है। प्राइवेसी को इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया है और इसमें एक फीचर है नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स का फीचर, यानी कि इसमें पहले से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं रहेगी। आप जो चाहें अपनी मर्जी से बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। 31 जनवरी 2023 को भारत के किस पूर्व कानून मंत्री का निधन हो गया है? तो भारत के पूर्व लॉ मिनिस्टर शांति भूषण का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने
मोरारजी देसाई के मंत्रालय में देश के लॉ मिनिस्टर के रूप में काम किया था। प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बालकृष्ण दोषी भारत के एक मशहूर वास्तुकार थे, यानी कि आर्किटेक्ट थे, और इनको आर्किटेक्चर की फील्ड का जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड, ये इनको साल 2018 में मिला था और इस अवार्ड को पाने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए थे। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। किस भारतीय गीत को 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो 2023 के अंदर ऑस्कर अवार्ड्स का 95वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और ये मार्च महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 2023 के ऑस्कर्स के लिए भारत की 3 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है। पहले मैं आपको उनके बारे में दिखाता हूँ। तो इनमें से एक तो है RRR मूवी का जो गाना है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में एक डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। और तीसरा है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी में द एलिफेंट विस्परर्स जो फिल्म है उसको नॉमिनेट किया गया है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में कौन से गाने को नामांकित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नाटू नाटू। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कंट्री किसको बनाया गया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में कोलकाता बुक फेयर का आयोजन किया गया था 31 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच में, और इसका जो थीम कंट्री था वो था स्पेन। स्पेन को इस बार थीम कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया था। इनमें से वो कौन सा देश है जो कि 2023 के अंदर शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है? तो 2023 में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अध्यक्षता है भारत के पास। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 1 साल के लिए भारत को अध्यक्षता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन की स्थापना की गई है, ये बनाया गया है कोलकाता के अंदर, और अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत ने किस देश के अंदर संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी एकल इकाई तैनात की है? तो हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशन मिशन के अंतर्गत महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी यूनिट तैनात की है सूडान देश के अंदर, जो कि आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो सूडान के अंदर भारत ने अपनी सबसे बड़ी यूनिट तैनात की है महिला शांति सैनिकों की। जनवरी 2023 में किस राज्य के जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो जोशीमठ कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है जोशीमठ, और यहाँ के जो घर हैं उनमें क्रैक्स आ रहे थे क्योंकि यहाँ की जमीन धंस रही है, तो उसके चलते यहाँ पर आपदा संभावित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था जनवरी 2023 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। 27 से लेकर के 31 जनवरी तक SCO फिल्म महोत्सव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि साल 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष भारत है, तो इसी कारण से भारत की मेजबानी में इस बार का SCO फिल्म फेस्टिवल भी हुआ है, जिसमें SCO देशों की ही फिल्में दिखाई गई हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये आयोजित किया गया है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने मिक्स किए हैं। आपको बताना है कि साइक्लोन 1 और वीर गार्जियन 2023 क्रमशः किन देशों के साथ में भारत के युद्ध अभ्यास हैं? और फिर तीसरा क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये वो 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये 3 क्वेश्चंस के आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।